वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी भाग नंबर 5। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो टॉपिक है जिसपे हम अध्ययन करेंगे, सत्ता की साझेदारी के रूप की जो हमारा पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर चल रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सत्ता की साझेदारी के रूप की जो पावर शेयरिंग होती है, जो हम सत्ता की साझेदारी करते हैं या बांटते हैं, उसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सत्ता को हम कितने प्रकार से हम उसको विभाजित कर सकते हैं, सत्ता को कितने पार्ट में, कितने रूप में उसको हम बांट सकते हैं, जिससे एक हमारा लोकतांत्रिक देश बना रहे और किसी प्रकार की उसमें अशांति नहीं फैले। तो आज इस पर हम कर रहे हैं सत्ता की साझेदारी के रूप में। देखिए, अगर एक लोकतांत्रिक देश की हम कल्पना करते हैं तो ये निश्चित है कि लोकतांत्रिक देश में जो सत्ता है, जो पावर्स है, वे डिवाइडेशन होनी चाहिए, पावर्स बटी होनी चाहिए। सत्ता यानी कि साझेदारी होना चाहिए कि सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। कि अगर सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो हम उसे लोकतंत्र की सरकार नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, पावर्स है, तो वे तो लोकतंत्र नहीं है, वे तो राजतंत्र हो जाएगा, वे तो मोनार्की शासन हो जाएगा। इसलिए अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली गई, पावर चली गई, तो फैसले लेना बहुत ही कठिन कार्य होगा। हम वहां पर फैसला नहीं ले सकेंगे। क्यों? जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक क्षेत्र विशेष में अपनी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाए तो वे व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा। वे सभी के लिए, एक जनहित के लिए जो परिणाम है, हम कह सकते हैं कि जनहित में परिणाम नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि देश के हित में परिणाम नहीं होगा। जो व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता है, जो किसी भी क्षेत्र विशेष से बिलोंग कर रहा है, तो वे उस क्षेत्र विशेष की जो सुविधा है उसमें तो पूर्ति कर देगा, लेकिन पूरे देश में नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति अगर ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, कंट्री का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इस पार्ट में रह रहा है ए नाम का क्षेत्र, और सारी पावर्स इसमें दे दिया, इस व्यक्ति को मैं पावर्स दे दी, तो ये केवल इस पार्ट का ही हिस्से को सोचेगा कि इसमें ही जो कुछ करना है, सुविधाएं करनी है, यहाँ के लोगों के लिए करेगा, बाकी एरिया के लिए नहीं करेगा। इसलिए ये होल कंट्री के लिए यानी कि लाभदायक नहीं होगा। इसलिए जो पावर्स है, जो हमारी सत्ता है, वे एक व्यक्ति या किसी क्षेत्र विशेष के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें हाथ में चली गई तो वे लोकतंत्र नहीं कह सकते उसको हम राजतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे, और वहां का जो परिणाम होगा, जो फैसला होगा, वे लेना बहुत कठिन होगा, जो देश के हित में नहीं होगा। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का एक बेसिक सिद्धांत है, क्या है कि जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। कि लोकतंत्र में ये होता है कि जो जनता है, वे जनता सारी शक्तियों का स्रोत है। जितनी भी शक्तियां निकलती है वे जनता के माध्यम से निकलती है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत ही सरल और सटीक परिभाषा दी थी, और उसने बताया था कि जनता के लिए जनता का जो शासन होता है वे लोकतंत्र होता है। इसलिए सारी शक्ति किसके हाथ होती है? जनता के हाथ होती है। जनता ही सर्वोपरि होती है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो सत्ता की साझेदारी के जब हम रूप देखते हैं तो सत्ता की साझेदारी के मुख्य रूप से 4 रूप हैं। कितने रूप हैं? 4 रूप हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है,
एनसीईआरटी की जो अभ्यास पुस्तिका है उसके माध्यम से अगर हम देखते हैं तो सत्ता के जो रूप पढ़ रहे हैं वे 4 रूप है। कितने रूप है? 4 रूप है, जिनको हम 1 बाय 1 करके क्रम से उसका अध्ययन करेंगे। तो सत्ता की जो रूप है, नंबर 1 है शासन के अंग। शासन के अंग पहला जो रूप है, जो सत्ता का जो रूप है, सत्ता की जो साझेदारी का जो रूप है, उसमें सबसे फर्स्ट है कि शासन के अंग। शासन के अंग को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर शासन के कौन कौन से अंग होंगे, सरकार के कौन कौन से अंग होना चाहिए। तो इस सरकार के 3 अंग बताए हैं। इसमें विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका को हम व्यवस्थापिका के नाम से ही जानते हैं। विधायिका का मुख्य जो कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करने का मुख्य कार्य होता है विधायिका या व्यवस्थापिका का होता है। जब विधायिका या व्यवस्थापिका के द्वारा जब कानून का निर्माण कर दिया जाता है जो पूरे देश हित में होता है, उस कानून को लागू कराने का कार्य होता है कार्यपालिका का। किसका होता है? कार्यपालिका का। कानून का निर्माण, कानून को लागू कराने का कार्य होता है कार्यपालिका। जैसे कार्यपालिका में जैसे हमारे जिला कलेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीएम है, ये उसके कार्यपालिका के हमारे उदाहरण। अब कार्यपालिका ने जो कानून को लागू कर दिया और व्यवस्थापिका या विधायिका ने जो कानून का निर्माण कर दिया, लेकिन उसके उपरांत अगर किसी प्रकार का यानी कि विवाद हो जाता है, या तो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के बीच में या किसी अन्य कोई मुद्दे के ऊपर कोई झगड़ा हो जाता है या विवाद होता है या निर्णय नहीं ले पाता, तो उसका काम करती है न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर हमारे न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं, जो हमारे जिला यानी कि जिला न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वे सभी न्यायालय इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारे शासन के जो अंग है, जो हमारे सरकार के जो अंग है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को पावर अधिक दी गई है, कि विधायिका को पावर अधिक दी गई है, कार्यपालिका को कम दी गई है, न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे शासन या सरकार की जो वितरण है हमारा, ये एक क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण इस प्रकार से ये वितरण, क्षैतिज माने समान वितरण है कि जो इसका एक समान स्तर होगा, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे कार्यपालिका के द्वारा न्यायपालिका को कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, लेकिन बाद में न्यायपालिका ही कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल। ये अपने अपने क्षेत्राधिकार में इनके पास में पावर्स है, सत्ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि व्यवस्थापिका बड़ी है या विधायिका बड़ी है, कार्यपालिका छोटी है या न्यायपालिका बड़ी है। नहीं, ये तीनों ही समान है। इसलिए इस वितरण को हम क्षैतिज वितरण के नाम से भी जानते हैं। क्षैतिज वितरण का मतलब है एक समान स्तर, अर्थात जैसे मैंने ये लाइन खींची है, जैसे ये सरल रेखा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, तो एक ही पैरेलल पर इन तीनों के जो अधिकार है वे समान है। तो ये होगा सत्ता का एक रूप, सत्ता की साझेदारी का एक रूप। अब दूसरा देखते हैं सत्ता की साझेदारी का रूप है सरकार के विभिन्न स्तर। सरकार के विभिन्न स्तर भी होते हैं। दूसरा जो सत्ता हम को डिवाइड कर सकते हैं, तो सरकार के स्तर हो सकते हैं। अगर सामान्य सरकार बनती है, जो तो देश के हित में बनती है, जो पूरे देश में सरकार होती है, उसे हम सामान्य सरकार के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे भारत देश में अगर भारत की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे हम कहेंगे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत सरकार है, जो पूरे देश की सरकार है, पूरे देश में सरकार है, तो सामान्य सरकार। अगर देश को हम छोटे छोटे राज्यों में जैसे विभाजित करते हैं, जैसे हमारा भारत देश एक विशाल देश है और एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए केंद्र सरकार के अलावा सरकारों को राज्यों में बांट दिया गया है, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं।
इसको अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी में इसको राज्य सरकार कहते हैं, जैसे हमारे भारत देश में जो राज्य में जो शासन व्यवस्था उसको राज्य सरकार कहते हैं। कहीं इसको हम क्षेत्रीय सरकार या कहीं पर हम इसे प्रांतीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर इसका हम उदाहरण देते हैं तो इसी चैप्टर में हम दो देशों की केस स्टडी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि बेल्जियम देश में ऐसा किया कि बेल्जियम में एक पूरे बेल्जियम के लिए जो सरकार बनी उसको सामान्य सरकार, जनरल गवर्नमेंट नाम दिया, और जो दूसरी जो हमारी क्षेत्रीय जो प्रांतीय सरकार बनी वे प्रांतीय सरकार थी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया था। श्रीलंका में ऐसे सरकार का स्तर डिवाइडेशन नहीं किया। तो जो दूसरा जो हमारा रूप है वे है हमारा सामान्य सरकार, अर्थात सरकार के विविध स्तर। इस प्रकार का स्तर हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के वितरण को हम ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। वर्टिकल माने ऊपर इस प्रकार से जो खड़ा है, यानी कि सबसे ऊपर जो है, जो श्रेष्ठ टॉप पर है, वे हमारी होगी एक सामान्य सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, ये फर्स्ट नंबर पर होगी। उसके नीचे जो हमारी सरकार का जो रूप होगा वे हमारी राज्य या क्षेत्रीय, ये प्रांतीय सरकार होगी। तो नीचे जैसे हमारा नगर पालिका का या पंचायती सरकार होगी। तो इस प्रकार के वितरण को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी सबसे ऊपर केंद्र, उसके नीचे राज्य और उसके नीचे हमारे नगर पालिका वाले क्षेत्र। अब देखते हैं कि तीसरे स्तर, सत्ता की साझेदारी का जो तीसरा रूप हो सकता है विभिन्न सामाजिक समूह की सरकार। क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूह किसी भी देश के अंदर विभिन्न प्रकार की कम्युनिटीज यानी समुदाय मिलते हैं, अलग अलग सामुदायिक, अलग अलग सामाजिक समूह मिलते हैं। हो सकता है कि वे सामाजिक समूह का अलग अलग स्तर हो सकता है, जैसे भाषा के आधार पर हो सकता है। जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर देखा था कि बेल्जियम के अंदर डच भाषाई और हमारे फ्रेंच भाषाई के आधार पर, और श्रीलंका के अंदर हमारी सिन्हाला और तमिल भाषा के आधार पर थी। तो भाषाई आधार हो सकता है, धार्मिक आधार हो सकता है, किसी जाति विशेष पर आधारित होता है, या किसी आर्थिक दृष्टि का आधार हो सकता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसी चैप्टर का जो बेल्जियम जो एक देश है कि बेल्जियम ने एक तीसरे स्तर की सरकार बनाई और तीसरे स्तर की सरकार का नाम दिया सामुदायिक सरकार। क्या नाम दिया? सामुदायिक सरकार। जैसे अगर हमारे भारत देश में देखते हैं तो हमारे भारत देश में सरकार का जो एक तीसरा जो स्तर है उसे हम स्थानीय सरकार या पंचायत राज सरकार के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा जो स्तर है विभिन्न सामाजिक समूह की सरकार के नाम से जाना जाता है, जिसका बहुत ही अच्छा अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो वे सामुदायिक सरकार है और सामुदायिक सरकार बेल्जियम में बनी, बेल्जियम के अंदर बनी। इसके अंदर क्या है कि आरक्षण, अर्थात जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या बहुत ही कमजोर हैं या संख्या की दृष्टि से कम है, तो उन लोगों को लेवल बराबर लाने के लिए जो लोग संपन्न हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं या संख्या में अधिक है, उन लोगों को लेवल में लाने के लिए कुछ यानी कि अतिरिक्त सुविधाएं, कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है, कुछ विशेष उसको प्रोविजन प्रदान किया जाता है जिसे हम आरक्षण के नाम से जाने जाते हैं। आरक्षण प्रदान किया जाता है और इसमें जैसे वर्ग, विशेष वर्ग हो सकता है, महिलाएं हो सकती हैं, महिला हो सकती है कि महिलाओं को हम विधायिका और प्रशासन में सामान्य स्तर पर अर्थात पुरुषों के समान, जैसे विधायिका और प्रशासन में अधिकांश पुरुष कार्यरत होते हैं, तो पुरुषों के बराबर लाने के लिए विधायिका और प्रशासन जैसे विभाग में महिलाओं को विशेष प्रकार का यानी कि आरक्षण प्रदान दिया गया ताकि उसमें किसी प्रकार की हीनता महसूस नहीं हो और वे भी अपने एक लेवल पर आकर कार्य कर सकें। नंबर जो फोर्थ हमारा जो स्तर है, जो सत्ता का जो रूप है, नंबर 4 है
वे विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे दबाव समूह हैं, दबाव समूह और आंदोलन है, वे भी हमारी सत्ता का एक रूप हो सकता है। क्यों? क्योंकि वे सत्ता को परिवर्तन करने में उसका विशेष योगदान होता है। ये शासन को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल जैसे व्यापारी वर्ग है, इसमें उद्योगपति वर्ग हो सकता है, किसान वर्ग हो सकता है, मजदूर वर्ग हो सकता है। ये किसी भी चुनावी विकल्प के अंदर, ये किसी भी पार्टी में अगर योगदान देते हैं, योगदान किस लिए देते हैं? योगदान इसलिए देते हैं कि वे अगर उनकी सरकार बन जाए तो वे अपने अकॉर्डिंग या जो उनकी एक ओपिनियन है या उनकी जो राय है, यानी कि जो वे चाहते हैं अपने व्यापार के अंदर कोई सुधार करना चाहते हैं, तो वे उस सरकार को अब कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं। इसलिए ये चुनावी विकल्प को बहुत ही यानी कि इसको प्रभावित करते हैं और सत्ता परिवर्तन में इनका विशेष योगदान होता है। कहने का अर्थ है कि अगर जब कोई राजनीतिक पार्टी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। जैसे मेरे समझाने का एक ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे माने कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है या जनता दल पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी है, अगर उस पार्टी को इलेक्शन के समय अगर कोई एक ग्रुप हो सकता है, व्यापारी ग्रुप या मजदूर वर्ग संगठित होकर उसका सपोर्ट करता है, उसको योगदान देता है, उसको चुनाव में जिताने के लिए भरसक प्रयास करता है, अपना योगदान देता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब जब उनकी सरकार जीत जाती है तो निश्चित रूप से अपने वेलफेयर के यानी अपने जो कल्याणकारी जो योजना है उसके लिए बोलेंगे। तो इस प्रकार से वे सत्ता के परिवर्तन में योगदान करते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इस प्रकार के जो दबाव समूह हैं, जब किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि वे मेजोरिटी में नहीं आएंगी या उनका एक ऐसा कह सकते हैं उसका योगदान नहीं होगा, तो भी क्या करते हैं, या दो से अधिक जो पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वे मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। ऐसा चुनाव से पहले भी हो सकता है और चुनाव के बाद में। जब भी कोई चुनाव होता है, अब किसी राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि हम मेजोरिटी पार्टी में नहीं आएंगे, यानी हमारी बहुसंख्यक नहीं बनेगी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आएंगे, तो पहले किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन कर लेंगे। या जैसे चुनाव का परिणाम आ गया तो चुनाव के परिणाम आने के बाद में अगर कोई राजनीतिक दल मेजोरिटी में नहीं आता है तो दूसरे दल से गठबंधन करके और मेजोरिटी बनकर वे सरकार चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए पार्टी मिलकर गठबंधन का निर्माण करती है और शासन को चलाने के लिए वे तैयार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी की जो रूप है, वे सत्ता की साझेदारी के जो रूप है, वे चार रूप हमने पढ़ा कि हम चार प्रकार से सत्ता के जो रूप है, यानी सत्ता की जो साझेदारी है, यानी पावर्स को जो हम बांटते हैं उसको चार तरह से हम बांट सकते हैं। कौन कौन से थे? शासन के अनुरूप में, शासन यानी सरकार के अंग के रूप में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा था सरकार के विभिन्न स्तर, सरकार के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, जैसे सामान्य सरकार देश में और राज्य सरकार, जिसे प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार के नाम से जानते हैं, जैसे बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और तीसरा था विभिन्न सामाजिक समूह के द्वारा, जैसे भाषाई और धार्मिक पर आधारित, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी, और जैसे हमारे भारत देश में तीसरे स्तर की जो सरकार है, जिसे हम सेल्फ लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार या पंचायत राज के नाम से जानते हैं। और जो चौथा जो हमारा प्रकार है, वे दबाव समूह और आंदोलन के माध्यम से भी ये सत्ता को परिवर्तन करने में अपना विशेष योगदान प्रदान करते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति हो या किसान या मजदूर। तो आज के हमारा टॉपिक ये था कि सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर नंबर 1 था ये कंप्लीट होगा। अगर कोई भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आया तो आप
अपने कमेंट्स करना, मैसेज करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू।